Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to start British education in India, policies and reformers. Okay, so let's begin the class. British education system. ठीक है, तो ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन सिस्टम का मेन पर्पस ये था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लर्क्स और ऑफिसर्स प्रिपेयर करना। दूसरा उनका मोटिव था कि वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना। तीसरा उनका मोटिव था इंडियन सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंग सेव करना। ठीक है, तो ब्रिटिश जो है सिस्टमेटिकली क्या लाए, रिफॉर्म लाए इंडियन एजुकेशन में टू सर्व कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव नीड। किस लिए लाए थे इन्होंने एजुकेशन सिस्टम? जिससे कि वो सर्व कर सके अपने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव नीड को। ठीक है, जो ये पॉलिसी है, द पॉलिसी शिफ्टेड फ्रॉम ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, टू एंग्लिस्ट अप्रोच। ठीक है, एक जो पॉलिसी थी जो सपोर्ट करती थी इंडियन नॉलेज को, वहां से जो इनकी पॉलिसी कहाँ शिफ्ट हो गई, इंग्लिश पे, इंग्लिश मीडियम वेस्टर्न एजुकेशन पे। ठीक है, तो ये है ब्रिटिश एजुकेशन इंडिया का ओवरऑल क्या कह सकते हैं, समरी या ब्लॉक का थीम। ठीक है, तो अब समझते हैं ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया जो था, या ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा डीपली। तो देखो, जब ये ब्रिटिश एजुकेशन का जो एम था कि वो क्लर्क्स और ऑफिसर्स प्रिपेयर करना है या वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना है, तो उसके लिए उन्होंने की ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज लाई, डॉक्यूमेंट्स लाए, जिसकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, जो अक्सर यूजीसी में पूछे जा चुके हैं या पूछने जाने की संभावना है। ठीक है, वही वही सारे मैंने जो है पॉलिसीज ओनली इंक्लूड की है। ठीक है, तो चलो इनकी एक बार क्रोनोलॉजी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला है चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 जो है फर्स्ट ब्रिटिश कमिटमेंट टू एजुकेशन इन इंडिया था। मतलब कि क्या था चार्टर एक्ट 1813 कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी सबको पता है कि बहुत पहले आ गई थी, 1665 या 1660 में, 16 जहांगीर के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एंट्री हो गया था। तब से वो मतलब धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे थे, स्टेट्स को कब जा रहे थे, ये सारी उनकी कूटनीति चल रही थी। एंड मेजरली 1800 आते आते उन्होंने मतलब काफी कुछ जो है लैंड एक्वायर कर लिया था हमारा। तो इस वजह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनसे कहती है कि, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से कहती है कि आप इंडिया में एजुकेशन पर 1 लाख स्पेंड कर, मतलब आप इंडिया में एजुकेशन पे 1 लाख स्पेंड करो। और पहली बार जो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑफिशियली एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ठीक है, और चार्टर एक्ट 1813 का क्या इंपॉर्टेंस है, तो यही इंपॉर्टेंस है कि मॉडर्न एजुकेशन की बिगनिंग इसे माना जाता है। डिबेट जो है यहाँ से ही स्टार्ट हुई ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिस्ट की। ओरिएंटलिस्ट कौन थे, तो ओरिएंटलिस्ट जो थे जो चाहते थे कि संस्कृत और पर्शियन को प्रमोट किया जाए। ठीक है, नॉलेज जो है संस्कृत और पर्शियन में ही प्रमोट किया जाए। और इंग्लिश चाहते थे कि इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करें। ठीक है, और ये जो ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिश कंट्रोवर्सी है वो 1813 से स्टार्ट हुई और 1835 तक चली। ठीक है, और इसी में जो एक रिफॉर्मर पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय को भी हम लोग। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट जो है वो कौन कौन थे, तो एच विल्सन जैसे लोग, प्रिंसेप जैसे, ये सारे लोग ओरिएंटलिस्ट थे। एंग्लिश कौन थे, मैकॉले जो थे वो एंग्लिश थे। ठीक है, अच्छा, रिफॉर्मर जो थे राजा राम मोहन रॉय, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो वो जो है इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किए थे। ठीक है, मतलब वो एक तरह के वो भी इंग्लिस्ट ही थे, तो मतलब साइंस और मैथमेटिक्स और मॉडर्न सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट उन्होंने माना था। हिंदू कॉलेज की स्टेब्लिशमेंट में भी राजा राम मोहन का रोल था, और उनका व्यू ये था कि ट्रेडिशनल संस्कृत एजुकेशन से प्रोग्रेस नहीं होगा, मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ, हमने दो पॉलिसीज देखी हमने, एक तो चार्टर एक्ट, एक ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिश कंट्रोवर्सी को पढ़ा। अब दूसरा हम देखने जा रहे हैं मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन, जो कि 1835 पे आया। ठीक है, तो मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन 1835 पे जो आया है, इसको किसने लाया था, तो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले उनका पूरा नाम था। ठीक है, इस जो पॉलिसी का मेन पॉइंट ये था कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाएं, वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस को सुपीरियर इन्होंने बोला था। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी इन्होंने दी थी। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी क्या थी, कि पहले ऊपर अपर क्लास को जो है उसको एजुकेट करो। ठीक है, अपर क्लास को एजुकेट करो, फिर नॉलेज जो है ग्रेजुअली लोअर क्लास तक पहुंची जाएगी। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इंग्लिश एजुकेशन तो स्प्रेड हुई, मॉडर्न मिडिल क्लास भी डेवलप हुआ, लेकिन इंडियन लैंग्वेज जो है वो इग्नोर हो गई और इलाइट सेंटर्ड एजुकेशन बन गया। ठीक है, जो इलाइट लोग थे उन्हीं के पास अच्छी एजुकेशन थी। बाकी डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी फेल ही थी, कोई काम नहीं, क्योंकि अपर से लोअर कोई चीज आ ही नहीं पाई प्रॉपरली। ठीक है,
हमने देख लिया। अब मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन। अब हम देखते हैं वुड डिस्पैच 1854, जिसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वुड डिस्पैच जो है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या कहता है वुड डिस्पैच जिसे हम कहते हैं 1854 में आया था वुड डिस्पैच, ठीक है। मैकॉले मिनट कब आया है? 1835 में। वुड डिस्पैच 1854 में, जिसे कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, इसे चार्ल्स वुड ने जो है वुड डिस्पैच दिया था। इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये था इस पॉलिसी का कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है एस्टेब्लिश इसी पॉलिसी के अंतर्गत होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश करने का सजेशन इसी पॉलिसी में दी जाती है, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी के सजेशन पे जो है मतलब बनी थी। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर दिया था डिस्पैच ने कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में डिवाइड करते हैं हम लोग एजुकेशन को, ठीक है। दूसरा, उन्होंने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को मतलब स्टार्ट डिस्पैच के कारण हुआ था, ठीक है। फिर वर्निकुलर लैंग्वेज जो है प्राइमरी लेवल पे सपोर्ट, मतलब वर्निकुलर लैंग्वेज में पढ़ाने को सपोर्ट किया इन्होंने प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। उस डिस्पैच में जितने भी रिकमेंडेशन थे ये थे। इम्पोर्टेंस क्या हुआ, तो इसको इंडियन एजुकेशन का ब्लूप्रिंट ही माना जाता है उस डिस्पैच को, ठीक है। इंडियन एजुकेशन का क्या माना जाता है? ब्लूप्रिंट, ठीक। हंटर कमीशन की बात करें, हंटर कमीशन उड डिस्पैच के बाद आता है 1882 में, ठीक है। मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में आता है। उड डिस्पैच जो है 1854 में आता है। हंटर कमीशन 1882 में आता है, ठीक है। हंटर कमीशन क्या कहता है? ये भी इंडियन एजुकेशन कमीशन ही था, और ये जो था, ये इसके चेयरमैन जो थे वो विलियम हंटर थे, ठीक है। और रिकमेंडेशन उन्होंने क्या दी थी कि प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, लोकल बॉडीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनल कोर्सेज ऐड करो, और इससे इम्पैक्ट क्या हुआ कि प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस बढ़ा हंटर कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में जो आई है, ठीक है। तो जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, इसको बार बार यूजीसी पूछता है, ठीक है। और अगर कोई यूपीएससी वगैरह के लिए भी देख रहा होगा तो हम सबने पढ़ा ही होगा कि एजुकेशन पॉलिसीज एंड डॉक्यूमेंट्स, अक्सर ही जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सारे जब पढ़ लेते हैं गवर्नर जनरल्स, तो उनकी पॉलिसीज तो पढ़ते ही हैं, और एजुकेशन तो वन ऑफ द मेन पॉलिसी है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ते हैं, इकोनॉमी पॉलिसी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एजुकेशन पॉलिसी तो कवर ही हो जानी है, ठीक है। तो अब इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 की बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो क्या थे, इसके मतलब इस एक्ट के कह सकते हो मेन फिगर थे, ठीक है। तो इसके फीचर क्या था इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट का 1904 जो लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया जाता है? तो इसमें यूनिवर्सिटीज पर गवर्नमेंट कंट्रोल इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसका ये कहना, इस एक्ट के बाद जो यूनिवर्सिटीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल इंक्रीज हुआ, रिसर्च और क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या दिया जाता है इस एक्ट का कि इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश जो है एकेडमिक फ्रीडम कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। इस यूनिवर्सिटीज एक्ट का यही मतलब क्रिटिसिज्म था कि उनको लगा कि भाई ब्रिटिश जो है एकेडमिक फ्रीडम कंट्रोल करना चाहते हैं, बल्कि लगा नहीं, ऐसा ही था, ठीक है। अगर कहीं कुछ डिक्टेटरशिप को वो रन करना है तो पहले एजुकेशन सिस्टम जो है उस पे लोग कंट्रोल करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे फ्री एजुकेशन नहीं रहेगी, ओपन एजुकेशन नहीं रहेगी, वैसी जो है आप अपनी पॉलिसीज को किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जहाँ एजुकेटेड लोग होंगे वो प्रोज एंड कॉन्स उस चीज की जान जाएंगे, एंड दे बिकम वोकल अबाउट दैट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी इसे कहते हैं, ठीक है। 1919 में आया है, ठीक है। कब आया सैडलर कमीशन? तो जब इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में आया है, तो सैडलर कमीशन 1917 या 1972 1919 में, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो है ये इसको क्या कहते हैं? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। इसका रिकमेंडेशन सैडलर कमीशन का क्या था कि इंटरमीडिएट एजुकेशन को अलग करो, ठीक है। जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है उसको अलग करो, यूनिवर्सिटीज एजुकेशन को इम्प्रूव करो, एंड वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करो, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या था कि मॉडर्न यूनिवर्सिटी रिफॉर्म की ये फाउंडेशन बनी थी सैडलर कमीशन, ठीक है। इसमें क्या रिकमेंडेड किया गया था कि 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम रखो, 12 ईयर स्कूल रखो, 10+2, ठीक है।
तो ये जो है मेन सैडलर कमीशन का रिकमेंडेशन था। फिर आता है हरतोग कमेटी। हरतोग कमेटी कब आता है? 1929 में। हरतोग कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी कि प्राइमरी एजुकेशन में क्वालिटी इंप्रूव करो, ठीक है, कोई रैपिड एक्सपेंशन मत करो विदाउट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, ये था। एंड इसका फोकस था वेस्टेज और स्टैग्नेशन को रिड्यूस करना। किस पे फोकस था? वेस्टेज एंड स्टैग्नेंस प्रॉब्लम पे, ठीक है। अब बात करते हैं वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो कि 1937 में आई, ठीक है। 1937 में जो है वारधा स्कीम आई, बेसिक एजुकेशन, ठीक है। तो इसे नई तालीम भी कहा गया वारधा स्कीम को, और ये आई कब? 1937 में। हरतोग कमेटी जब 1929 में आ रही है, तो हरतोग कमेटी के बाद ही वारधा स्कीम है, ठीक है। अगर क्रोनोलॉजी आ जाए तो ऐसे देखना। तो वारधा स्कीम जो है महात्मा गांधी द्वारा मतलब बताया गया था। इस गांधी स्कीम में क्या था कि गांधी जी का बेसिक एजुकेशन मॉडल ये था कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखो। क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन उन्होंने बताया था कि क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन लो, मदर टंग में टीचिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। उनका एम था सेल्फ रिलायंट सिटीजन बनाना। कितना प्रोग्रेसिव थॉट था, जो आज चाइना या जापान, जो है जापान मोस्टली यही फॉलो करता है कि लर्निंग बाय डूइंग, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन पे, ठीक है। उनकी टंग मतलब उनकी मदर टंग में जो है उनको स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, ठीक है, जिससे कि आप सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंट सिटीजन बन सको, ठीक है। वारधा स्कीम हो गया, नई तालीम जिसे कहा गया, और इसको रिलेट करना गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी की स्कीम थी ये। फिर बात करते हैं सर्जेंट रिपोर्ट जो कि 1944 में आ रही है। सर्जेंट रिपोर्ट जो है, या सर्जेंट प्लान भी जिसे कहते हैं, ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आई थी, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट था फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, ठीक है। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ये ब्लूप्रिंट था, 40 ईयर का प्लान था, ठीक है। क्या था ये कि यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन करो, प्री प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक प्रॉपर स्ट्रक्चर ले आओ। लिमिटेशन क्या थी इसकी कि फंड्स और इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका वीक था, ठीक है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो हमने क्या पढ़ा कि राजा राम मोहन रॉय जो है इंग्लिश एंड मॉडर्न एजुकेशन सपोर्ट करते थे। मतलब अगर सॉरी मेजर अगर रिफॉर्मर्स की बात करें और उनकी कंट्रीब्यूशन की, अगर इंडियन रिफॉर्मर्स की बात करें, तो इंडियन रिफॉर्मर में तो देखो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, वो क्या, राजा राम मोहन रॉय ने क्या बोला था कि इंग्लिश एंड मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट करो। फिर इंडियन रिफॉर्मर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी आते हैं, वो वुमेन एजुकेशन एंड बंगाली एजुकेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी आके बेसिक एजुकेशन और वारधा स्कीम देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नेचुरल एंड क्रिएटिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। ज्योतिराव फूले जो है लोअर कास्ट एंड वुमेन एजुकेशन के लिए लड़ते हैं, ठीक है। सावित्रीबाई फूले जो है फर्स्ट फीमेल टीचर बनी थी गर्ल्स एजुकेशन में, ठीक है। ये ओवरऑल मेजर रिफॉर्म था किसका? मेजर रिफॉर्म एंड देयर कंट्रीब्यूशन इंडियंस का, ठीक है। अभी हम ब्रिटिशर्स का भी समझेंगे, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ ब्रिटिश एजुकेशन का? तो मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हुई, नेशनलिज्म का राइज हुआ, ग्रोथ हुआ मिडिल क्लास का, स्प्रेड हुआ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड मॉडर्न यूनिवर्सिटीज जो है स्टैब्लिश हुई, ठीक है। पर निगेटिव इफेक्ट क्या था ब्रिटिश एजुकेशन का? कि उन्होंने नेग्लेक्ट किया इंडियन कल्चर एंड लैंग्वेज को, एजुकेशन को लिमिटेड कर दिया अर्बन इलाइट्स तक ही बस, जॉब ओरिएंटेड कलरिकल एजुकेशन ही बस दिया हमें, ठीक है। मास एजुकेशन को उन्होंने इग्नोर किया, ठीक। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा था क्रोनोलॉजी में कि 1813 में चार्टर एक्ट आ रहा है, ठीक है। 1835 में मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन आ रहा है, तो याद रखना चार्टर एक्ट के बाद मैकॉले मिनट है, ठीक है। मैकॉले मिनट के बाद जो है वुड डिस्पैच है जो कि 1854 में आ रहा है। 1854 के बाद हंटर कमीशन 1882 में आ रहा है वुड डिस्पैच के बाद। हंटर कमीशन के बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आ रही है 1904 में। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट के बाद सैडलर कमीशन आ रहा है जो कि आ रहा है 1917 में। सैडलर कमीशन के बाद हरतोग कमेटी आ रही है 1929 में, ठीक है। हरतोग कमेटी के बाद वारदा स्कीम आ रही है 1937 में, ठीक है। 1937 के बाद वारदा स्कीम के बाद सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश रिफॉर्मर एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना रिमेंबर में कि वुड डिस्पैच जो है 1854 में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता था। मैकॉले 1835 के इंग्लिश मीडियम प्लस डाउनवर्ड फिल्टरेशन उन्होंने दिया था। सैडलर ने 1917 में 10+2+3 का स्ट्रक्चर दिया था। वारधा ने 1937 में वारधा स्कीम में गांधी जी की नई तालीम के बारे में बात हुई है। सर्जेंट 1944 में यूनिवर्सल एजुकेशन का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अब बात करते हैं की ब्रिटिश रिफॉर्मर एंड देयर कंट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है।
की ब्रिटिश रिफॉर्मर एंड देयर